हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछली क्लास में प्रॉस्पेक्टस के बारे में जाना था और मैंने आपसे बोला था कि इसके जो टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। प्रॉस्पेक्टस के बारे में हमने ये जाना था कि एक पब्लिक कंपनी जिसे प्रॉस्पेक्टस इशू करना अनिवार्य होता है, और जब भी कोई पब्लिक कंपनी अपना IPO ले आती है तो ऐसी परिस्थिति में उसे प्रॉस्पेक्टस इशू करना अनिवार्य हो जाता है। प्रॉस्पेक्टस इशू करने के लिए सबसे पहले जो कंपनी का प्रमोटर होता है, जिसे कंपनीज़ एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 69 में डिफ़ाइन किया गया है, वो इस प्रॉस्पेक्टस का निर्माण करता है, उसे बनाता है। फिर इस प्रॉस्पेक्टस को वो सेबी अर्थात सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंतर्गत उसे रजिस्टर कराता है, फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास रजिस्टर कराता है और फिर किसी न किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर करता है। तो हमने अपनी पिछली क्लास में प्रॉस्पेक्टस के बारे में जाना था और प्रॉस्पेक्टस क्यों अनिवार्य है। कोई भी पब्लिक कंपनी जिसे रजिस्टर होना है उसे प्रॉस्पेक्टस बनाना अनिवार्य होता है, ये भी हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में जाना था। प्रॉस्पेक्टस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए नहीं इशू किया जाता, ये बात भी मैंने आपको बताई थी। प्रॉस्पेक्टस कोई नोटिस, कोई सर्कुलर, कोई एडवर्टीजमेंट हो सकता है, ये भी आपको बताया गया था। प्रॉस्पेक्टस का डिफिनीशन कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 में डिफ़ाइन किया गया था, ये बात भी आपको बताई गई थी। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम प्रॉस्पेक्टस के टाइप्स के बारे में जानेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। टाइप्स में जाने से पहले मैंने अभी आपको रिवाइज़ किया कि प्रॉस्पेक्टस की अनिवार्यता क्या है, इसका कंपल्सन क्या है और कौन से तरीके की कंपनी को इसे बनाना होता है, ये बात भी मैंने आपको बताई। आज हम इसके टाइप्स को जानेंगे। तो चलिए, यहाँ बोर्ड पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और मैं उसे एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास करूँगा। जब प्रॉस्पेक्टस के टाइप्स की बात की जाती है तो इसके मुख्य रूप से 4 रूप दिखाई देते हैं या 4 प्रकार के ये होते हैं। सबसे पहला टाइप जो है वो है रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, दूसरा आर्बिज्ड प्रॉस्पेक्टस, तीसरा शेल्फ प्रॉस्पेक्टस और चौथा जिसे डीम्ड प्रॉस्पेक्टस के नाम से जाना जाता है। जब हम अनिवार्यता की बात करते हैं तो प्रॉस्पेक्टस बनाने के जो अनिवार्यता है वो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 23, 24, 26 में इसे बनाया गया है, बताया गया है, और वो कौन कौन से कंटेंट होते हैं, मेथड होते हैं जिनके ज़रिए प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है, वो भी इन्हीं सब सेक्शंस में बताया गया है। तो चलिए, आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर चीज़ें लिखी गई हैं, मैं उन्हें एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। तो टाइप्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस, सबसे पहले रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, दूसरा आर्बिज्ड प्रॉस्पेक्टस, तीसरा शेल्फ प्रॉस्पेक्टस और चौथा डीम्ड प्रॉस्पेक्टस, जिसे मैंने अभी आपको बताया। तो सबसे पहले हम रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस को उठाते हैं और यहाँ पर पर्टिकुलरली इनके सेक्शन भी लिखे गए हैं। सेक्शन 32 में रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस को बताया गया है। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस एक ऐसा प्रॉस्पेक्टस होता है जिसे कोई भी कंपनी जब अपना IPO ले आना होता है तो वो इशू करती है ये जानने के लिए कि अगर वो IPO ले आते हैं तो उनके शेयर का प्राइस क्या होगा और वो कितनी मात्रा में उसे इशू करेंगी। इस चीज़ की जानकारी वो इस प्रॉस्पेक्टस में नहीं देते हैं। इसे इशू ही इसलिए किया जाता है कि जो भी प्रोबेबल इन्वेस्टर हो उसे अट्रैक्ट किया जा सके या उसे आकर्षित किया जा सके। रेड हेरिंग इसका नाम एक मछली के नाम पर पड़ा है, या जिसे हम कह सकते हैं कि एक मछली जो रेड कलर की होती है और वो जब समुद्र में होती है या नदियों में होती है तो दूसरी मछलियों को आकर्षित करती है। ठीक उसी तरीके से इसका कॉन्सेप्ट है। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस ज़्यादातर बुक बिल्डिंग के केस में इशू होता है। इस प्रॉस्पेक्टस में न तो क्वांटम का मतलब होता है कितनी मात्रा में एक कंपनी शेयर इशू करने जा रही है, और न ही प्राइस, मतलब उसके शेयर का दाम क्या होगा, इसकी जानकारी नहीं होती है बुक बिल्डिंग के केस में। और प्राइस डिस्कवरी मेथड के जरिए इस प्रॉस्पेक्टस को इशू किया जाता है। तो रेड हेरिंग इसे बोला जाता है और बेसिकली ये प्रॉस्पेक्टस प्रोबेबल इन्वेस्टर को की मंशा को जानने के लिए कि अगर इशू होगा तो लोग इसे खरीदेंगे, IPO आएगा तो शेयर खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, या लोगों की क्या स्थितियां होंगी इसको खरीदने की। सेकंड प्रॉस्पेक्टस आर्बिज्ड प्रॉस्पेक्टस, जिसे सेक्शन 33 में डिफाइन किया गया है।
कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 33 में डिफाइन किया गया है। और जब हम अब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस की बात करते हैं तो इसे समरी ऑफ प्रॉस्पेक्टस के नाम से भी जाना जाता है। समरी मतलब जैसा कि मैंने अपने पिछली क्लास में आपको बताया था कि प्रॉस्पेक्टस 300 से 500 पेजेस का होता है और 300 से 500 पेजेस का प्रॉस्पेक्टस कंपनी अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ नहीं लाती है। आप ये भी जानते हैं कि जब भी कंपनी का एप्लीकेशन फॉर्म आता है इशू के संदर्भ में, आईपीओ के संदर्भ में, तो उनके लिए अनिवार्य होता है कि वो अपने प्रॉस्पेक्टस को उसके साथ इन्वॉल्व करें या संलग्न करें या इनक्लोज करें। तो ये संभव नहीं है कंपनियों को कि वो 300 से 500 पन्ने के प्रॉस्पेक्टस को फॉर्म के साथ इनक्लोज करें, चूँकि कंपल्सन है कंपनीज एक्ट के अंतर्गत। इसलिए वो एक ऐसा प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं जो कि समरी ऑफ प्रॉस्पेक्टस होता है और जिसे अब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर लिखा है नो कंपनी कैन इशू शेयर एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट अब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस। कोई भी कंपनी शेयर एप्लीकेशन फॉर्म बिना अब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस के इशू नहीं कर सकती है। इन केस ऑफ अंडर राइटिंग कंपनी नो नीड टू इशू। अगर वो कंपनी अंडर राइटिंग कंपनी है तो उसके लिए अब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस इशू करना अनिवार्य नहीं है। तो ये बात आप जानिए कि सेक्शन 33 में इसे डिफाइन किया गया है और ये अनिवार्य है कंपनियों के लिए कि जब भी वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म ले आएँ, आईपीओ ले आएँ, तो उसके साथ अब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस इनक्लोज करें। चूँकि मेन प्रॉस्पेक्टस का साइज बड़ा होता है इसलिए इस प्रॉस्पेक्टस को इशू किया जाता है। ये सूक्ष्म रूप होता है प्रॉस्पेक्टस का। आगे बढ़ते हैं। शेल्फ प्रॉस्पेक्टस। शेल्फ प्रॉस्पेक्टस सेक्शन 31 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है। और सेल्फ प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? सेल्फ प्रॉस्पेक्टस एक ऐसा प्रॉस्पेक्टस होता है जिसे उस तरीके की कंपनियां इशू करती हैं जिन्हें बार बार अपना ऑफ़र लाना होता है या पब्लिक ऑफ़र लाना होता है, या ज़्यादातर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन्हें सेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू करना होता है, या उन्हें फंड की रिक्वायरमेंट बार बार पड़ती है जिसके लिए उन्हें ये प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। तो प्रॉस्पेक्टस इशू करना एक लेंदी काम होता है क्योंकि बार बार उसे सेबी के अंदर रजिस्टर कराना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के अंदर रजिस्टर कराना, किसी न किसी रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर कराना, ये एक लेंदी वर्क होता है। तो इस प्रक्रिया को बार बार कोई एग्जीक्यूट करे तो उसका बहुत सारा समय व्यर्थ होता है। तो ऐसी कंपनियां जो बार बार इश्यूज़ करती हैं शेयर का, वो सेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू करती हैं और सेल्फ प्रॉस्पेक्टस की एक वैलिडिटी होती है। ज़्यादातर ये वैलिडिटी 1 साल की होती है और उस 1 साल के पीरियड में कोई भी कंपनी अपना जितना बार भी ऑफ़र लाना चाहे वो ला सकती है। मान लीजिए 3-3 महीने पर वो शेयर इशू कर रहे हैं तो उन्हें रिक्वायर्ड नहीं होगा प्रॉस्पेक्टस इशू करने का। उनका सेल्फ प्रॉस्पेक्टस जो एक बार इशू हुआ है जिसकी वैलिडिटी 1 साल की है और उस 1 साल के अंदर वो अपना इशू ला सकते हैं। जैसे किसी कंपनी ने अपना सेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू किया 2016 में तो उसकी वैधता या वैलिडिटी जो है 1 साल तक, मतलब जनवरी 2017 तक रहेगी। तो उस पीरियड के दौरान वो अपना पब्लिक ऑफ़र ला सकती हैं जितनी बार, 3 बार 4 बार, जितनी बार चाहें उतनी बार ला सकते हैं। तो ऐसी कंपनियों को प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करना होता, वो सेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू कर देते हैं और वही उनके लिए पर्याप्त होता है। नॉट एवरी कंपनी इज़ एलिजिबल टू इशू सेल्फ प्रॉस्पेक्टस। हर तरीके की कंपनी सेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करती। केवल कुछ सेबी द्वारा जो अप्रूव्ड कंपनियां होती हैं, ज़्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो सेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं। ओनली सेबी स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन इशू, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इशू मोर फ्रिक्वेंटली फॉर फंड। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो फंड के रिक्वायरमेंट के लिए बार बार इशू लाते हैं वो सेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं। एंड इट हैज़ ए वैलिडिटी। अभी मैंने बोला कि इसकी एक वैलिडिटी होती है, 1 साल की वैलिडिटी होती है। उस 1 साल के टाइम पीरियड में वो जितनी बार चाहें उतनी बार अपना पब्लिक ऑफ़र ला सकते हैं, इशू ला सकते हैं। तो सेल्फ प्रॉस्पेक्टस सेक्शन 31। आगे चलते हैं। चौथा और अंतिम, डीम्ड प्रॉस्पेक्टस। डीम्ड प्रॉस्पेक्टस हमारा डिफाइंड है सेक्शन 25 में। और डीम्ड प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? अभी मैंने बोला प्रॉस्पेक्टस इशू करना एक लेंदी वर्क होता है, हर कंपनियां इन्हें नहीं करना चाहती। तो डीम्ड का मतलब होता है माना जाएगा। ऐसी कंपनियां जो प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करना चाहती हैं वो किसी इशूइंग हाउस के जरिए अपना ऑफ़र या पब्लिक ऑफ़र ले आते हैं। हमने जाना है प्रॉस्पेक्टस एक ऑफ़र ऑफ इशू है। तो पब्लिक कंपनियां
या जो भी कंपनियां प्रॉस्पेक्टस इशू करने के पचड़े में नहीं पड़ना चाहती वो डीम्ड प्रॉस्पेक्टस इशू करवाते हैं। और ये प्रॉस्पेक्टस इशू कौन करता है? कोई इशूइंग हाउस, मतलब उनके बिहाफ पर कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन इसे इशूइंग हाउस इसे इशू करता है। लेकिन एक बात ये भी बता दें कि ऑन बिहाफ ऑफ दैट कंपनी वो प्रॉस्पेक्टस इशू होता है, लेकिन सारी जिम्मेदारी उसी कंपनी की आती है जिसने वो प्रॉस्पेक्टस इशू करवाया है, इशूइंग हाउस का नहीं होता है। बस केवल कंपनियां इस लेंदी प्रोसीजर से बचने के लिए इशूइंग हाउसेस को ये काम दे देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इट इज़ एग्रीमेंट विथ इशूइंग हाउस टू इशू शेयर्स। ये एक एग्रीमेंट होता है इशूइंग हाउस से कि वो उनके शेयर्स को इशू करें, वो प्रॉस्पेक्टस इशू करें। इशूइंग हाउस विल ऑफर शेयर, जो भी इशूइंग हाउस होगा वो ऑफर शेयर करेगा। और सेक्शन 26 में प्रॉस्पेक्टस के कंटेंट जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं। अब अगर इसमें मिस स्टेटमेंट होता है कोई, तो जिस कंपनी ने इशू करवाया है उसकी जिम्मेदारी होती है। मतलब कोई मिथ्या वर्णन है, कोई गलत जानकारी है, आपने जाना है कि प्रॉस्पेक्टस में वो सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो कंपनी से रिलेटेड होते हैं, और सेक्शन 26 में प्रॉस्पेक्टस के कंटेंट डिफाइन है कंपनीज एक्ट के। उन कंटेंट के हिसाब से कंपनियों को नियम के हिसाब से अपने कंटेंट बनाने होते हैं। कोई भी गलत बात, कोई गलत जानकारी वो नहीं दे सकते। तो अगर वो किसी दूसरे के मार्फत ये काम करवा रहे हैं तो भी जिम्मेदारी उसी कंपनी की होगी। उस इशूइंग हाउस का जो डायरेक्टर होगा वही उस कंपनी का डायरेक्टर भी माना जाएगा, ये भी बात बताई गई है। तो डीम्ड का मतलब माना जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है सेबी के पावर हैं सेक्शन 24 में प्रॉस्पेक्टस इशू करने के संदर्भ में, 23 में, और इन पावर को सेबी एग्जीक्यूट करता है अगर कोई भी मिस स्टेटमेंट होता है या कोई भी गलत बात होती है। तो ये 4 तरीके के प्रॉस्पेक्टस होते हैं जिनके जरिए कंपनी अपना ऑफ़र टू पब्लिक ऑफ़र ले आती है, इन्विटेशन ऑफ ऑफ़र ले आती है, और इसके ज़रिए लोग IPOs में रजिस्टर्ड होते हैं। और आज के समय में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इन 4 माध्यमों का प्रयोग कंपनियां करती हैं। हम अपना आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।